स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा था कंटिन्यूटी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे और उनके थ्योरम सारे हमने क्लियर कर दिया था वहां पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये भी आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए है, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी और उससे रिलेटेड जो भी इस पर थ्योरम होती हैं, जैसे कि मध्यमान पर में आपने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर भी आपको मध्यमान पर में देखने को मिलेगा। रोले का मध्यमान पर में, लेंगराज का मध्यमान पर में, कॉसी का मध्यमान पर में है ना, ये सारे आपके मिन वैल्यू जो भी थ्योरम है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम अवकलनीयता को पहले समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप पहले भी इन चीज़ों के बारे में जानते थे, बस आपका रिवीजन हो रहा है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो आप पढ़िए इसको और क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमको समझना होता है डेरिवेटिव। मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर के मैंने सिलेबस में इसको कवर कर दिया है, वहाँ पर अच्छे से मैंने बताया है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, है ना। जनरली पुस्तक में कई बार राइट हैंड डेरिवेटिव को पहले लिखा रहता है, लेकिन मेरा आदत है स्टूडेंट्स कि मैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखता हूँ फिर राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखता हूँ। चाहे लिमिट की बात हो, लेफ्ट हैंड लिमिट हो, तो मैं शुरुआत में लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट को बाद में लिखता हूँ। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल जानते हो कि अवकलनीयता की बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब होता है? यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आपका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल हो जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट A इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव A, ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है? डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है। ओके, तो अब छोटा सा एक हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करके देखते हैं। ये पहले भी पढ़ चुके हो, बस आपका रिवीजन हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा, है ना। वीडियो स्किप मत करना, देखते रहना। आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है सारी चीज़ों को। ये रिवीजन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छी से सेव हो जाएंगी। ठीक, देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। ये एक फंक्शन दे रखा है और बोलता है x बराबर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, इस बात की जांच करना है। तो क्वेश्चन साथ में स्टूडेंट ये भी दे देता है कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है सतत है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसकी जांच करने की बात कह देता है। मतलब फंक्शन दिया रहेगा एक ठो और उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की जाँच करने की बात करता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वैसे ही है। तो ये फंक्शन में मैंने लिख दिया है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। क्यों? आपने पहले भी तो इस टाइप क्वेश्चन बनाए हैं, चेक किए हैं। याद कीजिए हम क्या लिखे थे? x sin 1 अपॉन x डज नॉट इक्वल टू 0 पर और 0 x इज इक्वल टू 0 पर ये एक फंक्शन था। इस फंक्शन का हमने क्या किया था? चेक किया था ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ करता था। ठीक है, तो ये वही चीज है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। हालांकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जाँच आप कर लेना, लेकिन आप पूरी तरीके से लिखना। अगर एग्जाम में, किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, आप किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, आप देखिएगा जो भी क्वेश्चन बोला गया है उसको आप पूरी तरीके से अच्छे से बनाइए। जिन टर्म्स के बारे में उसने पूछा है उस सारे टर्म्स को आपको लिखना है। जैसे कि इसने क्या कहा है, सतत की बात किया है, कंटिन्यूटी की बात किया है, तो कंटिन्यूटी पूरी लिखनी है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। तो मैं सीधा डिफरेंशिएबिलिटी बता रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो अवकलनीयता की जाँच करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए की जरूरत होता है, एफ ऑफ ए की जरूरत होता है। तो एफ ऑफ ए मतलब क्या है? फंक्शनल वैल्यू। तो अवकलनीयता की जाँच हेतु ये क्या है? फलन का मान x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है स्टूडेंट्स? एफ ऑफ ए। तो ए का वैल्यू 0 है तो वो क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है कि वो क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, ठीक है, तो हमने लिख दिया है एफ ऑफ ए का वैल्यू आया है वो है 0। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप जानते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए मतलब क्या है? यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a मतलब 0 है यहाँ पर, है ना, a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन में माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, तो फंक्शन को देखते हुए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? 0 माइनस h। मतलब 0 माइनस h लिखने से अच्छा है कि हम माइनस h ही लिखें, 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह हमको क्या रखना है? माइनस h। तो माइनस h क्या हो जाएगा? x स्क्वायर मतलब
एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच, है ना, एक्स की जगह हमको क्या रखना है माइनस एच, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँ अपॉन में एच। इस प्रकार से हमने लिख लिया, अपॉन में क्या होगा यहाँ पर माइनस एच होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान से देखिए, एक एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस थीटा मतलब क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक एच बस बचेगा। ओके और यहाँ पर क्या रह जाएगा इनटू साइन 1 अपॉन में एच रहेगा स्टूडेंट्स, इतना बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाएंगे तो क्या, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर क्या रखना होगा, जीरो रखना होगा, तो हो जाएगा जीरो इंटू यहाँ पर साइन का कोई भी वैल्यू हो, मैंने पहले भी कहा था साइन का जितने भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी -1 और +1 इनके मध्य में ही होता है या इन तक होता है। सबसे छोटी वैल्यू -1 और सबसे बड़ी वैल्यू +1, इनके बीच में जीरो वगैरह भी आता है। जैसे साइन जीरो की बात करें तो क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट। तो साइन इनफाइनाइट का क्या मान होगा, साइन इनफाइनाइट का मान भी इन्हीं के बीच में ही होगा। मतलब चीज़ें क्या है, फाइनाइट, तो यहाँ पर कोई भी मान आ सकता था, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू जो भी होती है उसका जीरो से इंटू करने पर क्या मिलता है स्टूडेंट, जीरो मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो ऑफ गिवन फंक्शन, है ना, ये क्या मिला आपको, जीरो मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे और आगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये जो फार्मूला लिखा है इसी फार्मूला पर मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या लिखना होगा, फार्मूला में ए का वैल्यू जीरो दिया है तो जीरो लिख दीजिए, है ना। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना होगा, ये जीरो प्लस एच मतलब एच स्क्वायर लिख दिए, एच स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन में एच, अपॉन में क्या हो जाएगा एच हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाने से पहले हम इसको काट सकते हैं तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा h इंटू में साइन 1 अपॉन में एच। फिर से हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो इंटू में फाइनाइट वैल्यू, जीरो इंटू में क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो ये फाइनाइट वैल्यू जो भी हम इंटू कर रहे हैं फिर से हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कोई भी वैल्यू का जीरो से इंटू करने पर क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो, ये भी आपको क्या मिला है स्टूडेंट्स, ये भी आपको जीरो मिला है। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आपको बनाकर देखना होगा स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पहले से भी इसको पढ़ चुके हो, जानते हो अच्छे से। इसको आप क्या कीजिए, रिविजन करिएगा इसको, है ना। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएबिलिटी पर मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहला जो आपका थ्योरम है वो है रोले थ्योरम। रोले थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखते हैं, समझते हैं। और आप किसी भी थ्योरम को जब पढ़ते हो स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो रोले थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स। सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है और फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स मान लो किसी इंटरवल ए बी पर क्या है, ये डिफाइन किया गया है, इसको परिभाषित है, डिफाइन है फंक्शन। तो ये फंक्शन डिफाइंड है और तीन कंडीशन इसके पास हो। क्या पहला कंडीशन ये हो कि एफ एक्स जो हो वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। एफ एक्स कंटिन्यूअस हो किस पर, इस इंटरवल ए बी पर। ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल है ना, संवृत्त अंतराल है। दूसरा क्या होना चाहिए कि एफ एक्स जो हो, एफ एक्स क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल हो कहां पर, ये खुले अंतराल पे। ये खुले अंतराल क्या है, ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा जो वैल्यू दिया है आपका इस इंटरवल पे, ये कुछ भी हो सकता था, ये 0 1 या फिर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वो। तो ये अगर हम पहले पॉइंट को रखते हैं, ये बराबर हो जाए लास्ट वाले जो भी पॉइंट आपका यहाँ पर हो बी। ए और बी फंक्शनल वैल्यू है, ए पर फंक्शनल वैल्यू, बी पर फंक्शनल वैल्यू, ये आपस में बराबर हो जाए। तो अगर तीनों कंडीशन होता है तो रोले क्या कहता है, रोले ये कहता है कि ये एफ एक्स में एक ऐसा मान सी भी होगा जो कि इनके मध्य होगा। क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट सी होगा, है ना। वो सी कैसे होगा, इस प्रकार से ए इज लेस देन C इज लेस देन B, A और B के बीच में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, मध्यमान प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, और सच दैट ये किस प्रकार से होगा कि F डैश C इज इक्वल टू 0।
ये मेन है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मध्य में होगा और क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो एफ डैश सी जो है आपको निकाल के देगा वैल्यू क्या आएगा सी का करके, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो थोड़ा सा आप जब कॉपी में लिखते हैं तो उसको सिस्टमेटिक लिखते हैं, तो ये समझने का तरीका था। तो आप किसी भी माध्यम से समझ सकते हो, आपका शॉर्टकट लिखने का तरीका हो सकता है दिमाग में, लेकिन कॉपी में लिखने का तरीका बहुत ही स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा हमको नंबर मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है 2020 में एक बार ये पूछा गया है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में, ये क्या बोलता है कि मान लो फंक्शन है वो अंतराल इस पर क्या है, परिभाषित है, डिफाइंड है, तब पहला क्या होगा, इस क्लोज्ड इंटरवल पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस इंटरवल, कौन सा इंटरवल पर, इंटरवल है ओपन इंटरवल, इस पर डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरा क्या है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा। तो कम से कम हमारे पास एक मध्यवर्ती मान, एक मीन वैल्यू है ना, एक मेन वैल्यू हमारे पास ऐसा होगा जो कि ए और बी के मध्य में होगा। और किस प्रकार से है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन आएगा कैसे स्टूडेंट, क्वेश्चन आएगा कि कुछ फंक्शन देंगे आपको और वहाँ पर इंटरवल दे देंगे, और इंटरवल देने के बाद आपको पूछा जाएगा कि भैया ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बताइए कि इस इंटरवल पर ये रोले थ्योरम को सत्यापित करता है कि नहीं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2015 का क्वेश्चन, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8। अब ये बोलता है कि इस इंटरवल 2 और 4 पर आपको क्या करना है, रोले थ्योरम का सत्यापन करना है। तो हम उसका सत्यापन चालू करते हैं। तो इन कंडीशंस को आपको देखना होगा कि ये सारे कंडीशन पहले निकाल के देखना होगा, उसके बाद हम इधर आएंगे, है ना। क्या ये तीनों स्थितियां इसके पास है, अगर इस तीनों स्थितियां हैं तभी जाके हम इधर उसकी जो मीन वैल्यू है उसको हम खोजेंगे, है ना। अगर कहीं पे एक भी चीज़, इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ अगर यहाँ पे गड़बड़ आ गया तो हम आगे ये मीन वैल्यू की ओर जाएंगे नहीं, खोजेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसका प्रूफ का। ओके तो दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8, ठीक है। इंटरवल ए बी क्या दिया है, इंटरवल ए बी इज इक्वल टू दिया है 2 4, मतलब दैट इज आपको क्या है, a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, वो है 4 है। ये वैल्यूज आपको दे रखा है। ओके तो पहला कंडीशन हम चेक करते हैं कि दिया गया जो फंक्शन है वो फंक्शन इस इंटरवल पर वो कंटिन्यूअस है क्या, हम ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका फंक्शन गिवन है वो फंक्शन क्या है, एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, बहुपद फलन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कैसे, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपके वैल्यू है एक्स और वाई का, जो भी आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये एफ एक्स है और यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, सारी वैल्यूज जो है उनको मिलाओगे तो ये एक कंटिन्यूअस कर्व बनेगा, वो कहीं पर ब्रेक नहीं होने वाला। इस पर्टिकुलर इंटरवल पर आप शुरू कीजिए, 2 से स्टार्ट करेंगे, आप 4 तक जाएंगे, आपको कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं मिलने वाला है। सारी वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ फिक्स मिलते चले जाएंगी हर एक एक्स के लिए, मतलब चीजें कंटिन्यूअस होंगी, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, बस आपको बताना होगा कि फलन जो है बहुपद है और हर एक बहुपद फलन क्या होता है, सतत होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं करके, ठीक है। फंक्शन गिवन है, एक बार इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिला, 2x माइनस 6, ये तो हो गया 0। ये जो वैल्यूज हैं ध्यान से देखिए, ये 2 से 4 तक जो भी आपने क्लोज्ड इंटरवल लिया है, इस क्लोज्ड इंटरवल में कोई भी वैल्यू को पुट कीजिए। यहाँ पर कोई भी वैल्यू, चाहे वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इनके बीच के कोई भी वैल्यू हो सकता है। कोई भी वैल्यू को अगर इस प्रकार से हम पुट कर देते हैं तो भी जो भी मान आएंगी, जो भी वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगी, सारी वैल्यूज फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी, एक वैलिड क्या मिलेंगी, वैल्यूज मिलेंगी। तो इस प्रकार से जब वैलिड मिलते ही चीजें तो हम क्या बोल देते हैं कि ये भैया ये डिफरेंशिएबल होगा। इस पर्टिकुलर इंटरवल का कोई भी मान रखिए यहाँ पर, ये हर एक के लिए क्या है, इस इंटरवल पर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और बस यहाँ पर जो भी आपको संभावनाएं हैं, नंबर्स कोई भी आप पॉइंट रखिए और चीजें आपको फाइनाइट मिलना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब वही होता है, विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 कंडीशन तो आपको मिल गया। तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर आप रख दीजिए 2, तो हो जाएगा 4। यहां पर देख लेता हूं मैं, यहां पर हो जाएगा 2 रखेंगे x की जगह तो आपको मिलेगा 4 माइनस में 6 इंटू 2 प्लस में 8। ओके जो भी वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू देखिए, ये क्या आ रही है,
जीरो आ रही है। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, एंड हम देख लेते हैं एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 में यहाँ क्या मिलेंगी, ये 16 मिलेगा, है ना, 16 मिलेगा, -6 इंटू यहाँ पर फिर से क्या मिलेगा 4 प्लस में 8, ये पुनः क्या मिला आपको, 0 मिला। कैसे, ध्यान से देखिए, ये फिर से क्या होने वाले हैं, 0 में होने वाले हैं, ये हो जाएगा आपका 24, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 24 आपस में कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 0 मिला। इस प्रकार से आप ध्यान से देख सकते हो, स्पष्ट है यहाँ पर क्या है, ये स्पष्ट है कि f ऑफ 2 बराबर में क्या हो जाएगा, f ऑफ ये है 4। तो तीसरा कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो रोले प्रमेय के अनुसार से आपको क्या मिलेगा, एक मध्यवर्ती मान सी इस प्रकार होगा कि कैसे होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा था, उसी को मैं उपयोग करते हुए मैं क्या करता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ। आप कॉपी में यहाँ से लिखना चालू कीजिएगा, या फिर एक बार इसको लिख दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगा, है ना, किसी एक को लिखना, या तो इतना लिखेंगे आप या फिर इतना लिखेंगे, रोले प्रमेय के कथन अनुसार से करके ये इतना लिखना। ओके, ठीक है, ये आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक, तो अब देखते हैं आगे चलकर यहाँ पर क्या मिलने वाला है। ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश क्या है आपका, सबसे पहले एफ डैश को हम लिख लेते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 ऐसा होता है। तो एफ डैश सी, अब एफ डैश एक्स की जगह यहाँ पर देखिए ध्यान से, एफ डैश था, ये एफ डैश एक्स था, तो एक्स की जगह आपको क्या रखना होगा, सी रखना होगा। तो हम वहाँ पर इस प्रकार से हम रखना चालू करते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू सी माइनस में 6। ओके स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज दैट आगे हम बढ़ते हैं, ये वैल्यू क्या है, पूरा इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0, क्योंकि आपने ऐसा बोला है, या फिर यहाँ पर आप 0 रखिए या फिर इधर इक्वल टू 0 रखिए, एक ही मतलब है। तो 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, 2c इज इक्वल टू 6। सो c इज इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 3 मिल गया आपको। ये वैल्यू देखिए स्पष्ट है कि 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, कि आपके पास एक ऐसा मध्यवर्ती मान है जो 2 और 4 के बीच में, वो क्या है, 3 है। तो इस प्रकार से देखिए कि दिया गया जो भी फंक्शन है वो फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल 2, 4 पर क्या है, रोले प्रमेय का सत्यापन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 2017 का क्वेश्चन है, और ये क्या बोलता है, आपके पास कोई फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के लिए आपको रोले थ्योरम सत्यापित करना है। तो यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया है, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में इंटरवल का जिक्र नहीं हुआ है। तो रोले थ्योरम के जो स्टेटमेंट में जो 3 हिस्से होती हैं, 3 स्टेटमेंट है साथ में, उनको फिर निकालने के लिए सबसे पहले इंटरवल ही चाहिए होता है। इंटरवल मिलेगा तभी आप बाकी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इंटरवल ढूंढेंगे, बाकी काम जैसा आपने पहले किया था पूर्ववत आपको करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका ये है, कभी भी आपको वैल्यू जब फाइंड करना होता है, ये किस इंटरवल पे मौजूद है इसको देखना होता है, तो पूरे फंक्शन को हम इक्वल टू 0 कर दें स्टूडेंट्स, और पूरे फंक्शन को इक्वल टू 0 करने के बाद जो भी आपको वैल्यूज मिले एक्स की, यही उसकी इंटरवल होगी। तो मैं पूरे को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सिस्टमेटिक लिखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिए गए फलन के अंतराल हेतु हम रखेंगे कि fx बराबर में 0, तो आप लिख देना पूरा। ठीक है, ये x³ माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब हल करते हैं इसको, ये क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को पहले सोचते हैं, समझते हैं कि इसको किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं करके। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को इस प्रकार से हम तोड़ें कि कुछ कॉमन निकालते बने। यहाँ पर जो भी आपको टर्म्स नजर आए हैं उन टर्म्स को इस प्रकार से स्प्लिट करें, इसको इस प्रकार से तोड़ें कि सभी से कॉमन निकालने के बाद चीज़ें एक जैसी रही, मतलब फैक्टर एक जैसा बचना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा x³, इसको जैसा का तैसा रहने दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस में 5x स्क्वायर। देखिएगा, है ना, थोड़ा सा समझेंगे, आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पुनः इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस में 6x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। आपको अब दिख गया होगा। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम 5x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे। सभी के पास कॉमन फैक्टर बचेगा, वो क्या बचेगा,
x माइनस 1। यहाँ से मैंने निकाल लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया x माइनस में 1। यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया 5 निकाल लिया, 5x निकाल लिया, तो अंदर में क्या रह गया फिर यहाँ पर रह जाएगा x माइनस में 1। ओके, x माइनस में 1। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 6 निकाल लेंगे, तो क्या रह जाएगा x माइनस में 1। इस प्रकार से देखिए ध्यान से, ठीक। तो इसको और हल कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, x माइनस 1 आपको सभी से कॉमन ले लेना है, अंदर में रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। अब इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, इसको हम तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, इसको हम हल कर सकते हैं, है ना। x माइनस 1 इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, दिख रहा है कि x माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस में 3, ये स्पष्ट है, दिख रहा है, इज इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, x का 3 वैल्यू मिला है आपको, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3। तो x का वैल्यू इसी पर निर्भर करता है। तो सबसे प्रारंभिक जो मान है वो क्या है, ये है 1, और अंतिम जो मान है वो है आपका 3। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो इंटरवल में मैं कैसे लिखूंगा इसको, x बिलोंग्स टू इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ना, 1 2 3। ओके, तो इस क्लोज्ड इंटरवल पर आपका x का वैल्यू होगा। अब आपको इंटरवल मिल गया स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ें हमने पहले देखा था उसको पुनः उसी प्रकार से अब हल करते करते जाएंगे, देखेंगे ये फंक्शन क्या था, इसका इंटरवल मिल चुका है, तो हम बोलेंगे इस इंटरवल पर ये फंक्शन क्योंकि पॉलिनोमियल है इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आगे हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे और चेक करेंगे कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो बोलेंगे कि फलन का हर एक मान विद्यमान है, ये होगा ही होगा, बाकी मान पहले जैसे किए थे वैसे ही होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे आपके बुक में, उन क्वेश्चन को लीजिए और आप हल कीजिए। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आगे आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने मित्रों से भी शेयर करो, उनकी भी मदद हो जाए, ताकि घर बैठे वो भी बहुत सारे जो नॉलेज हैं वो हासिल कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएँ, ज्वाइन कर पाएँ, लेकिन अगर कोई चीज़ें फ्री पर उपलब्ध हैं तो उसका फ़ायदा अवश्य उठाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपसे मैं पुनः मुलाकात करूंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।